नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नया अधिनियम केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्संरचना है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम जो हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज गांवों में रहने वाले गरीब जनता, उनके बीच में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में लगभग 1.5 लाख के लगभग लोगों ने अभी तक प्रतिभाग कर दिया। अनेक लोगों को उनके गांव के पास में, घर के पास में, जिनको अपने काम करवाने के लिए मुख्यालय आना पड़ता था, जिला मुख्यालय जाना पड़ता था, कई धनराशि खर्च करनी पड़ती थी, साधन लगाने पड़ते थे, उन सब के घरों के पास जाकर काम हो रहा है और बहुत उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का है। तो बहुत विकास के काम भी हुए हैं। आज राज्य हमारा नवाचार के मामले हो, ऐतिहासिक निर्णय लेने हो, विकास के प्रकरण हो, आज देश के प्रमुख राज्यों में हमारी गिनती हो रही है। बहुत सारे क्षेत्रों में हम पहले नंबर पर हैं और जो हमारे प्रतिपक्ष के हमारे मित्र हैं उनको ये सहन नहीं हो पा रहा है। उनको पता है कि जनता का विश्वास उनके साथ नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार के कुचक्र, इस प्रकार के षड्यंत्र करने का लगातार वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जनता सब जानती है, फैब्रिकेटेड माहौल ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हाँ, मैं अब चूंकि आप लोगों ने, सब लोगों ने सारे प्रश्न पढ़ लिए हैं, मैं इतना कहना चाहता हूँ क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं ना कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी मामले को लेकर सीबीआई जांच करने की मांग लगातार तेज हो गई है और इस मामले पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सिर्फ एक ऑडियो के हिसाब से लोग अपना अपना तर्क दे रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आप भी मदद करिए ना हमारी, हम तो पकड़ ही रहे हैं उनको, हम पकड़ ही रहे हैं उनको। आप नहीं, आप बताइए ना, पुलिस ढूंढ रही है ना, आपको पता है, रोज उनके घर में नोटिस दे रही है, जगह जगह छापेमारी हो रही है, जगह जगह जा रही है, देश के अंदर उनके मोबाइल लोकेशन निकाली जा रही है। तो कहीं आपको भी जरूरत हो तो कोई बता दीजिए। तभी तो कह रहा हूँ, आप भी बता दीजिए कुछ हो तो। जिन लोगों को जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, वो बेटी अंकिता को अपना हथियार न बनाए। बेटी अंकिता के हत्यारों को, उनके आरोपियों को, उनको अपराधियों को सजा देने का काम सरकार का है और हम प्रतिबद्ध होके, संकल्प होके ये कहना चाहते हैं कि कोई नहीं छूटने वाला है। जिसने भी जो है न पहले छूटे हैं, न कहीं किसी का नाम आएगा तो कोई छूटेगा नहीं। कि आखिर उन्होंने बोला है तो क्यों बोला है? वो आए और वो बोले और उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो उनके घर में भी हम लोग गए हैं, पुलिस गई है, प्रशासन के लोग गए हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हम लोग अनेक माध्यमों से उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं कि सुरेश जी आइए और बताइए, भाई कुछ आपने, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतने लोगों के मन में शंका पैदा हो गई है, राज्य के अंदर लोग जो है अविश्वास की स्थिति से गुजर रहे हैं। आए आप, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए, कोई सबूत दें। और मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई किसी में बचने वाला नहीं।
हरिद्वार में उर्मिला सुरेश राठौर प्रकरण को लेकर एसआईटी की कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा दोनों के आवासों पर नोटिस चस्पा किए जाने के बावजूद अब तक ना तो उर्मिला और ना ही सुरेश राठौर पुलिस के समक्ष पेश हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार की जनपद में दर्ज विभिन्न मुकदमे के आधार पर एसआईटी का गठन किया गया है ताकि पूरे प्रकरण में समग्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। जनपद हरिद्वार में विभिन्न थानों में पंजीकृत मुकदमों के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी जो सभी जो हमारे अभियोग हैं उसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसमें सुरेश राठौर और उर्मिला सनावत जिनके द्वारा इस पूरे प्रकरण में जो साक्ष्य दिए जाने थे वो अभी तक इनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, न ही ये एसआईटी के समक्ष अभी तक उपस्थित हुए हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्दी ही वो एसआईटी के समक्ष उपस्थित होकर जो इनके पास साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएं ताकि विवेचना में गतिशीलता आए और आगे की जो कार्रवाई है वो हो सके। इस संबंध में दोनों ही पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनके घरों में भी चस्पा कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही जो भी इनके पास साक्ष्य हैं वो एसआईटी के समक्ष देंगे ताकि उसकी निष्पक्ष जांच की जा सके। और अगर इस संबंध में इनके द्वारा कॉपरेट नहीं किया जाता है जैसा अभी तक ये इनके द्वारा किया जा रहा है तो जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो बिल्कुल इनके परिवार वालों से भी इस संबंध में पूछताछ की गई, इनके वेयरहाउस के बारे में पूछा गया है, बात की गई है। और जो अभी क्योंकि दोनों ही फोन बंद करके काफ़ी समय से फरार चल रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है जल्दी एसआईटी तो अंकिता भंडारी मामले में लगातार सीबीआई जांच को लेकर राज्य सरकार के द्वारा पीड़िता और के माता पिता से बात करने के फैसले पर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का इस पर कहना है कि राज्य सरकार की मंशा शुरू से ही इस मामले में सीबीआई की जांच कराने की नहीं रही है। उनका आरोप यह भी है कि सरकार अब तक इस पूरे प्रकरण में स्पष्ट और ठोस रुख अपनाने से बचती आ रही है। हास्यास्पद है। मैं समझता हूं कि बहुत हल्के में राज्य की सरकार भी इस मामले को ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने तो सारी हदें पार कर दी है। जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आपके नेता कुकर्म कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में सबसे ज्यादा आपके नेता, कल ही हल्द्वानी में हत्याकांड हुआ है, आपको मालूम है किसने हत्या करी है? बीजेपी का पार्षद है जिसने दिन दहाड़े हत्या कर दी गोली मार करके। और सल्ट में, चंपावत में, काशीपुर में, हरिद्वार में सब जगह अंकिता भंडारी के मामले के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में आपके पार्टी के लोग हैं और आप कांग्रेस का पुतला जला रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन करके कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। ये हास्यास्पद है और बेशर्मी की इंतहा है। मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज कोई मतलब नहीं था। मैं समझता हूं केवल आई वॉश है और अपना हेजिटेशन, अपना संकोच दूर करने के लिए वो प्रेस के सामने आए, लेकिन बहुत निराश किया आज उन्होंने प्रदेश की जनता को। मैं समझता हूं कि राज्य के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जाने का समय आ गया। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर न्याय की मांग लगातार तेज हो गई है। जहां सीमांत क्षेत्रों में भी खटीमा में कांग्रेस के नेता और आम जनता ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जहां शारदा टॉकीज खटीमा से तहसील परिसर तक विशाल जुलूस भी निकाला गया और जिसपे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अंकिता को न्याय देने और साथ ही साथ सीबीआई जांच कराने की मांग की। हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सरकार आंख मूंद लेती है और अपराधी के साथ खड़ी हो जाती है। तो ऐसे जन आंदोलन होते हैं, पहले भी होते हुए आए हैं और आगे भी होंगे और अंकिता वाला भी चल रहा है। आज प्रदेश के हर जनमानस में सबसे पहले उनके मन में ये सवाल था कि हमारे बच्चों की मेहनत जो परीक्षा है, उस परीक्षा में जो पेपर देने जाते हैं उसको बेच दिया जाता है। लोगों ने सह लिया। किसानों की फसल को मूल्य नहीं मिल रहा है, ठेकेदार खा जा रहे हैं, उन्होंने सह लिया। लेकिन जब बात आई कि एक बेटी जो ये विश्वास के साथ घर से बाहर निकली कि वो लड़कों के बराबर है, लड़का लड़की एक समान के नारा जब शरीरार्थ होने लगा, जब वो लड़की निकली और रोजगार करने लगी तो 20 साल की लड़की को एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी चैट है जिसमें वीआईपी सर्विस देने के लिए किसी वीआईपी के लिए कहा गया है, उस पर कोई जांच नहीं हुई। जिस कमरे में सबूत थे उस कमरे को तोड़ दिया गया, खुर्द-बुर्द कर दिया गया, उसके सारे सामान को स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। कहीं न कहीं सरकार ने अपराधी को संरक्षण देने का काम किया, अपराधी के साक्ष्य मिटाने का काम किया। उत्तराखंड की जनता के मन में पहले दिन से यह सवाल था कि इसकी सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। लेकिन सरकार ने अपनी गोदी मीडिया, जो करोड़ों रुपया वो मीडिया पे खर्च करते हैं, उससे उसको दबा दिया और
लोगों के मन में लेकिन ये भाव था कि कुछ तो गड़बड़ है। और एक छोटी सी चिंगारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी की ऑडियो से पूरे प्रदेश में आग लग गई। सारी महिलाएं, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, उत्तराखंड का हर जनमानस सड़कों पर उतर गया। छोटे कस्बे हो, गांव हो, शहर हो, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि अंकिता की हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज के नेतृत्व में हो। हमारे प्रदेश की जनता को। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न जन मुद्दों को लेकर सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। जहां विपक्ष सरकार को लगातार घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं राज्य सरकार ने इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जनता के हित में कार्य करने का दावा कर रही है। और इसी बीच कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने विधानसभा का विशेष सत्र आह्वान करने की मांग की है। देखिए, अपोजिशन को हर प्रकार की मांग करने का अधिकार है। उसको माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, विधानसभा विषय सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे नहीं लगता कि सत्र तो हर बार होते ही हैं, लेकिन सत्र आगे भी होने हैं। उस सत्र के दौरान विषय उठाए जाने चाहिए और जो राज्य हित में उन विषय आने ही चाहिए। तो हर चीज के लिए सहमत है। विशेष सत्र बुलाए ना सरकार, कहाँ कौन मना कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सही बात कही है कि बाहर तो आप बात सुन नहीं रहे, वैसे तो सदन में भी नहीं सुनते आप। जो चरित्र सरकार का है वो तो सदन में भी बात सुनने का नहीं है। कार्य मंत्रणा समिति होती है ना, कार्य मंत्रणा समिति से जो है जो तय होता है, सदन में कुछ और होता है। नेता प्रतिपक्ष ने और मैंने त्याग पत्र दे दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उन्हें तो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। विशेष सत्र आहूत करें, हम सत्र में जो है सरकार की बखियाव दे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां ग्राम में विकास मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भट्टा फॉल के समीप गोमत्य परियोजना के तहत बनने वाली साइट का शिलान्यास किया है। आपको बताते चले कि इस परियोजना पर कुल 100.91 लाख रुपए की लागत आएगी, और जिसमें कि शिलान्यास के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास के साथ साथ स्थानीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अहम भूमिका है। रिप जोन के अंतर्गत वे साइट एमडी सेंटर का शुभारंभ हमने आज यहाँ पर किया है, जिसकी लागत 1 करोड़ रुपया है। इसके बनने के बाद जो हमारी सीएलएफ की बहनें हैं, उनको एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर उसकी मार्केटिंग, उनके उत्पादों की बिक्री होगी। क्योंकि भट्टा फॉल जो टूरिस्ट फॉल है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है 9 माह के अंदर ये बनकर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आज हमने देखा कि हमारी समूह की बेटियाँ अपने घर से बाहर निकलकर जहां घर का काम करती हैं, उसके बाद समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही हैं। आज 1,65,000 से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और चाहे दिल्ली की मोदी सरकार हो, चाहे प्रदेश की धामी सरकार हो, लगातार इस दिशा में काम कर रही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पास ये विभाग है, और जब मैं देखता हूँ तो पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिलता है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें किस प्रकार से अपने पूरे परिवार को सुबह दूध निकालने से लेकर रात तक काम करती हैं। ऐसे में इनको मजबूत करने की आवश्यकता है, और हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो घर मजबूत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कल बीती रात राजधानी देहरादून की थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से अंकिता भंडारी हत्याकांड में निष्पक्ष जांच कराई गई है, और पुलिस ने सभी तथ्यों के आधार पर आरोपियों को सजा देने का काम भी किया है। और पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास चल रहा है। बार बार अलग अलग वीआईपी का नाम लेकर उस मृत आत्मा को भी अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि दुष्यंत जी ने इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में मान आने का दावा भी किया है। मेरी आज ही दुष्यंत से बात हुई है, कल उसकी पहली तारीख है।
अनेकों, जो मेरी जानकारी में है, अनेकों लोगों ने उनसे क्षमा याचना भी, सोशल मीडिया के कुछ लोग थे, उन्होंने करनी प्रारंभ किया है कि बिना तथ्यों के जब कोई चीज़ आके निकल के आती है तो अंततः सत्य की जीत होती है। और हम इस बात को लगातार कहते आए हैं कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा बना रखा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां रेफरल प्रकरणों की प्रभावी निगरानी को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में रेफरल मॉनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आपातकालीन मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और जहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेफर किए गए प्रत्येक मरीज का लगातार फॉलो अप लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित अस्पताल में उपचार की समुचित सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी मरीज को रेफर किया जाए। अब खबर ऊखीमठ से है, जहां भगवती कालमाई की ऐतिहासिक पद यात्रा शुरू हो गई है। जहां आपको बताते चले कि देवारा यात्रा के आगमन पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जहां कालीमाई पंचगाई समिति, कालीमठ एवं बद्री केदार मंदिर के समिति के संयुक्त तत्वाधान में 15 वर्षों के बाद आयोजित इस देवारा यात्रा के ऊखीमठ पहुंचते ही आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। जहां यात्रा के दौरान अनेक स्थानों पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भगवती कालीमाई का आशीर्वाद लिया, तो वहीं जिससे पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल बन गया। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां सिस्टम की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हुई है। जी हां, आपको बता दें कि मुखानी रोड पर सड़क पर बने गहरे गड्ढे के कारण 13 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है और साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी उनकी ओर से किया गया और जहां जांच में सामने आया है कि जिस स्थान पर यह हादसा हुआ वहां लंबे समय से सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन सुरक्षा कोई भी पुख्ता इंतजाम उसके नहीं किए गए थे। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यूएसडी का चल रहा है, जिसमें कि ड्रिंकिंग वाटर एवं सीवेज इसके बड़े काम है। आगे जाके इसमें रोड इम्प्रूवमेंट का भी है वैसे तो, और स्टॉर्म वाटर का भी है, लेकिन फ़िलहाल पेयजल का और सीवेज का काम है। तो इसमें इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है और निर्देश यही है कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये एडीबी की शर्तों में भी है काम। अब खबर देहरादून से है, जहां पशुपालन विभाग और कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग में उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा आपको बताते चले कि नियुक्ति पत्र उन्हें दिए गए हैं, जहां उन्हें इस रोजगार सृजन और युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया जा रहा है। तो वहीं इस पर मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि इसके साथ ही सेवा योजना और आरटीआई विभाग में 37 फॉरमैन पदों पर भी भर्ती जो है वो लगातार की जाएगी और जहां लगातार इस तरीके की भर्तियों से लोगों में आत्मविश्वास, तो वहीं अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। विभाग में आज हमने लगभग 16 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। जो उत्तराखंड सरकार की सोच है रोजगार उत्पन्न करने की, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, सरकारी नौकरी में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उसी के तर्ज पर आज हमने 16 यहाँ पर फार्मासिस्ट, जो कि बहुत ज़रूरी अपनी सेवाएं हमारे विभाग को देते हैं, पशुपालक को घर घर जाके जो इलाज करते हैं, वो वैसे 16 लोग आज हमारे विभाग में नियुक्त हुए हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि आने वाले समय में पशुपालन विभाग को आगे बढ़ाने में, पशुपालन विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने में और हमारे पशुपालकों को राहत देने में वो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। उसी के साथ साथ
खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है और धाम में जमकर बर्फबारी भी होने लगी है। आपको बताते चले कि बीते सोमवार की दोपहर से धाम में बर्फबारी शुरू हो गई और जहां केदार धाम में अब बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो वहीं बर्फ गिरने से पुनः निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को कार्य करने में तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हम लोग केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं और केदारनाथ में लगभग 2:45 बजे से रुक रुक कर बर्फबारी चल रही है और अभी कुछ तेज़ी से हो रही है और पूरी केदारपुरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े हुए नज़र आ रही है और तापमान काफ़ी नीचे गिर चुका है और लगभग -15 डिग्री के आसपास यहाँ पर तापमान है। ठंड बढ़ चुकी है और पानी लगभग फ्रीज हो चुका है। यहाँ पर जो लोग पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम एक बार फिर से टेंडर घोटाले को लेकर विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है और इसी मुद्दे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला, जहां सुजाता पॉल का कहना है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं और उसकी जड़ें बीजेपी शासन से जुड़ी हुई हैं। नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ और उसमें हिम्मत बढ़ती जा रही है हर उस महापौर की जो अब आ रहा है और ये बता रहा है कि आप एक मामूली से अदने से किसी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके बात को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामले में दोबारा टेंडर अगर हो रहा है तो ये घोटाला किसके द्वारा किया जा रहा है और जो बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनके नाम बताने की जरूरत है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।